माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अपने करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है और अब तक अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है कि अपना करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो 3 सेगमेंट्स में बंटा हुआ होता है: राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले आज के वीडियो में अपने जिन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे उन सभी टॉपिक्स की एक रूपरेखा आपके सामने मैं रख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो अपना पहला सेगमेंट होगा राजस्थान करंट अफेयर्स, उसमें अपने पहला टॉपिक लेंगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जो कि पूर्वी राजस्थान से संबंधित है और कहीं ना कहीं चंबल नदी बेसिन से संबंधित है। तो इसी बात पे चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा इस बात पे भी होगी कि वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है, न्यूज में क्यों है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये जब पूर्ण हो जाएगी तो इससे कितने जिले लाभान्वित होंगे और राजस्थान को इससे क्या क्या लाभ होंगे, और इसमें अन्य कोई परियोजनाएं शामिल है तो वो कौन सी परियोजनाएं हैं। दूसरा अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स में दोस्तों कि उदयपुर के अंदर, या मैं कहूं कि मेवाड़ क्षेत्र में, बेसिकली मेवाड़ क्षेत्र में पर्यावरण वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति खोजी है तितली की, लाइलक सिल्वर लाइन। लाइलक सिल्वर लाइन दोस्तों, पहले वीडियो में भी हमने सेम ऐसे ही एक बात की थी कि जैसलमेर में भी अमर सागर क्षेत्र में एक तितली जो है देखने को मिली थी, डेजर्ट ग्रिजल्ड स्कीपर नाम से जानी जाती है, जिसे सिंध स्कीपर भी कहते हैं। और यह वो भारत में लगभग 67 ईयर्स के बाद देखने को मिली थी। उससे पहले 1949 में वो गुजरात के डीसा क्षेत्र में देखने को मिली थी। तो ऐसे ही एक और नई तितली, या फिर मैं कहूं तितली की एक नई प्रजाति राजस्थान में देखने को मिली है, लाइलक सिल्वर लाइन, और इस पे बात करेंगे अपने। दोस्तों, अपना जो सेकंड सेगमेंट है इंडियन करंट अफेयर्स, उसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा सहयोग कैजिन। अच्छा, सहयोग कैजिन किसके बीच में सैन्य अभ्यास है, या फिर सहयोग कैजिन है क्या? तो ये भारत और जापान का नौसेना अभ्यास है भाई, ठीक है, संयुक्त अभ्यास है किनका? भारत और जापान की नौसेना का। अपने आप में ये लाइन एक क्वेश्चन बन जाती है दोस्तों। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, उनको समर्पित करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों। इसे हाल ही में SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की 8 वंडर्स की सूची में शामिल किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे अपने। इसके बाद दोस्तों अपना जो थर्ड सेगमेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसमें अपना पहला टॉपिक रहेगा कि अमेरिकी जनगणना में जो कि 2020 में होगी, उसमें सिख समुदाय को एक अलग जातीय समूह के रूप में गिना जाएगा या शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सिख समुदाय भी कहीं ना कहीं हमारे भारत से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए सम्मान का विषय है। और साथ ही इस कदम से सिखों के खिलाफ, जो समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा के कारण अपराध होते हैं, उनको रोकथाम करने में, उनको रोकने में भी कहीं ना कहीं इस कदम से हेल्प मिलेगी। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का ही दूसरा टॉपिक और इस वीडियो का अंतिम जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो है चीन का फास्ट टेलीस्कोप, FAST। देखिए दोस्तों, ये अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में स्थापित होने जा रहा है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कैसे आगे बढ़ेगा। अब अपने आते हैं अपने पहले सेगमेंट राजस्थान करंट अफेयर्स में, और इसमें अपना पहला टॉपिक है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो फ्रेंड्स, फरवरी 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राज्य की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। तो फिर से सुन लीजिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसलिए न्यूज में है क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा
इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। और इससे फायदा क्या होगा, एक तो ये जो परियोजना है इसका काम तेजी से शुरू हो जाएगा और दूसरा इसमें बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्वी नहर परियोजना कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान से संबंधित है और इसका संबंध है चंबल नदी बेसिन से। चंबल नदी बेसिन से दोस्तों। अच्छा, थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये जो नदी है चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बारहमासी नदी है। राजस्थान में मुख्यतः बारहमासी नदियों में दो ही नदियों का नाम आता है, चंबल नदी और माही नदी। चंबल नदी का दोस्तों उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश में महू क्षेत्र से होता है, विंध्याचल में स्थित है महू प्रदेश, महू क्षेत्र से होता है। और उसके बाद ये भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो घोड़े की नाल सदृश क्षेत्र है वहां से ये प्रवेश करती है और जगह का नाम है चौरासीगढ़। और चित्तौड़ का वो भाग मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है, भैंसरोडगढ़ से। तो अपने बोल सकते हैं कि ये भैंसरोडगढ़ में चौरासीगढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद बूंदी और कोटा की सीमा रेखा बनाती है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा नामक जगह पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है और उसके बाद इसका पानी गंगा नदी होता हुआ बंगाल की खाड़ी को चला जाता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा चंबल नदी जो है वो राजस्थान में, या चंबल नदी का अपवाह तंत्र राजस्थान में किस प्रकार पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो पीले रंग से दर्शाया है ये कहीं ना कहीं चंबल नदी का बेसिन क्षेत्र या चंबल नदी का ही अपवाह क्षेत्र है। तो दोस्तों ये जो नहर परियोजना है ये पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत ही लाभदायक परियोजना है और मुख्यतः करौली और धौलपुर के किसानों के लिए अति महत्वपूर्ण जीवनदायी परियोजना है। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से लाभ क्या होगा कि एक तो ये परियोजना शीघ्र से प्रारंभ हो जाएगी, कार्य तेजी से होगा और भी कोई कमी नहीं रहेगी, बजट भी जल्दी पास होगा। ये परियोजना जो है दोस्तों एक तरीके से नदी जोड़ो परियोजना जैसी परियोजना है। देखिए चंबल नदी बेसिन में कुछ नदियां हैं जिनमें वर्षा काल में पर्याप्त से भी ज्यादा पानी रहता है, मतलब अतिरिक्त जल रहता है। ये नदियां हैं मुख्यतः कूल नदी, कुन्नू नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, मेज और चाक्कर नदी। तो दोस्तों वर्षा काल में इन नदियों में एक तरीके से पर्याप्त जल रहता है या अतिरिक्त जल आ जाता है। तो इन नदियों का जो ये अतिरिक्त जल है वो नहरों के द्वारा बनास, मोरेल, बाणगंगा, कालीसिल, गंभीरी व पार्वती नदियों को पहुंचाया जाएगा। और यही है एक तरीके से पूर्वी नहर परियोजना दोस्तों। अच्छा, इस परियोजना से राज्य के 13 जिले, कितने जिले लाभान्वित होंगे? 13 जिले लाभान्वित होंगे दोस्तों। देखिए थोड़ा सा इनको याद कराने की कोशिश करता हूं मैं आपको। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये तो हो गए हाड़ौती क्षेत्र। अपने ने हाड़ौती पठार पढ़ा था, या हाड़ौती क्षेत्र नाम आते ही दिमाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। देखिए उसके बाद सवाई माधोपुर याद कीजिए, करौली याद कीजिए और धौलपुर याद कीजिए दोस्तों। तो ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये चंबल नदी के क्षेत्र में पड़ते हैं। थोड़ी देर पहले ही अपने ने देखा था। तो ये जिले तो इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा और भरतपुर आपको याद करने हैं। तो इस परियोजना के द्वारा राज्य के 13 जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। दोस्तों ध्यान देना, पेयजल का पूछे तो कितने जिले? 13 जिले। ठीक है, तो इस परियोजना के द्वारा राज्य के 13 जिलों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। और याद किस तरीके से रखने हैं 13 जिले वो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। पेयजल सुविधा 13 जिलों को, और 13 का अगर अपने डबल करें 13 दूनी 26, तो इससे राज्य के 26 बांधों में जल आपूर्ति की जाएगी। याद करने के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, 13 जिले, ठीक है, 13 जिलों को पेयजल
और 13 का अपने डबल कर देते हैं 26 बांधों में जल आपूर्ति की जाएगी, जिससे इन बांधों के लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित किए जाने के साथ साथ 5 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित की जाएगी या स्थापित की जाएगी। तो आई होप आपको याद हो जाएगा, 13 जिलों को पेयजल और 26 बांधों में जल आपूर्ति की जाएगी, जिससे इन बांधों के 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित होगी। साथ ही साथ राज्य के 5 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन सिंचाई सुविधा सृजित की जाएगी। अच्छा दोस्तों, इस परियोजना में चंबल परियोजना भी शामिल है, पांचना बांध भी शामिल है और साथ साथ जगर परियोजना या जगर बांध भी इसी परियोजना में शामिल है। लास्ट में फिर से वही लाइन है कि ये प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा मिलने से बजट की कमी नहीं रहेगी और कार्य तेजी से होगा, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों थोड़ा सा आइडिया लेते हैं चंबल परियोजना, पांचना बांध और जगर परियोजना के बारे में, और एक तरीके से करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम चंबल नदी परियोजना की। दोस्तों पहले ही बता चुका हूं, चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी एवं 12मासी नदी है। इसके अलावा अगर राजस्थान में कोई 12मासी नदी है तो वह है माही नदी। देखिए दोस्तों, इस चंबल नदी पर 1953-54 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी और यह 2 राज्यों की, देखिए चंबल नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, अभी अपने ने स्पष्ट किया था। मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है, राजस्थान से प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो बेसिकली इन 3 राज्यों में से 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है ये, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और दोनों की साझेदारी कितनी है? आधी आधी साझेदारी है 50:50 की, मतलब आधी आधी साझेदारी है। कितना हिस्सा है हर एक राज्य का? आधा आधा हिस्सा है। देखिए दोस्तों, और साथ ही यह बहुउद्देश्य परियोजना है। तो एक तरीके से ध्यान रखिए, राजस्थान व मध्य प्रदेश की आधी आधी साझेदारी की बहुउद्देश्य परियोजना है और यह योजना जो है 3 चरणों में स्थापित की गई थी। इसके पहले चरण में, अब देखिए इस परियोजना में आगे 4 बांध आपको याद करने हैं। इस योजना के या परियोजना के प्रथम चरण में 2 बांध स्थापित किए गए थे। एक बांध मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और दूसरा राजस्थान में कोटा बैराज बांध। एक गांधी सागर और दूसरा कोटा बैराज बांध। दूसरे चरण में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध स्थापित किया गया और तीसरे चरण में दोस्तों राजस्थान में कोटा में जवाहर सागर बांध स्थापित किया गया। अच्छा दोस्तों, कुछ बातें और बताता हूं आपको मैं। ये जो कोटा बैराज बांध है, इससे नहरों के द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को ही सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है और कोटा बैराज को छोड़कर बाकी के जो ये 3 बांध है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, इन तीनों से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। दोस्तों दुनिया में चंबल एकमात्र ऐसी नदी है जिसके मुख्य प्रवाह पर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 बांधों के द्वारा जल विद्युत का उत्पादन होता है और ये 3 बांध कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। चलिए अब बात करते हैं अपने पांचना बांध की। दोस्तों पांचना बांध जो है वो करौली जिले के गुडला गांव में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों। और ये 5 सहायक नदियां कौन सी है? भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, भैंसावर और माची। दोस्तों इन 5 नदियों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं। भद्रावती भैंस से भैंसावर, भद्रावती भैंस ने माची पर आटा बिखेरा, तो आटा से अट्टा और बिखेरा से बरखेड़ा। भद्रावती भैंस ने माचे पर आटा बिखेरा, तो उससे आपको ये 5 नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? ये मिट्टी का बंधा हुआ बांध है और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यह यूएसए अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। तो यह
मतलब पांचवा बांध क्या है? मिट्टी का बांध है। करौली में गुड़ला गांव में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियों भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, भैंसावर और माची के संगम पर स्थित है। यूएसए की सहायता से बना हुआ मिट्टी का बांध। अच्छा, इस बांध के द्वारा करौली और सवाई माधोपुर जिलों के साथ साथ भरतपुर के बयाना क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों अब लास्ट में अपने बात करते हैं जगर बांध की। तो दोस्तों जगर बांध एक प्राकृतिक बांध है जो राजस्थान में हिंडौन कहां पर है? करौली में ही है। करौली के हिंडौन में जगर गांव के पास स्थित है और जगर गांव से ही इस बांध का नाम जगर बांध पड़ा है। इसका निर्माण सिंचाई और पानी की आपूर्ति, एक तरीके से पीने के पानी, सिंचाई और पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से 1957 में पूरा किया गया था। तो दोस्तों आई होप आपको अब चंबल नदी परियोजना, पांचना बांध और जगर बांध के बारे में भी नॉलेज हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के दूसरे टॉपिक पे आते हैं। उदयपुर के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने तितली की एक नई प्रजाति की खोज की है, लाइलक सिल्वर लाइन। अपने ने पिछले वीडियो जो करंट अफेयर्स का पहला वीडियो था उसमें भी एक तितली की चर्चा की थी। राजस्थान के जैसलमेर में अमर सागर क्षेत्र में मिली थी डेजर्ट ग्रिजल्ड स्कीपर नामक तितली, या उसका दूसरा नाम सिंध स्कीपर भी है, सिंध स्कीपर के नाम से भी जाना जाता है उसे। भारत में वो 67 इयर्स के बाद देखने को मिली थी दोस्तों। 1949 में गुजरात के डीसा क्षेत्र में देखने को मिली थी। आई होप आपको वो भी याद होगा। तो देखिए वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान में जैसलमेर में अमर सागर में डेजर्ट ग्रिजल्ड स्कीपर देखने को मिली है, सिंध स्कीपर, और मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान में पहली बार तितली की यह प्रजाति देखने को मिली है, लाइलक सिल्वर लाइन। कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। उदयपुर में या फिर दक्षिण राजस्थान में स्लॉथ बियर भालू पर शोध कर रहे उदयपुर अंचल के पर्यावरण वैज्ञानिकों ने एक नवीन प्रजाति की तितली को खोजा है। देखिए दोस्तों, मेवाड़ के साथ साथ राजस्थान में भी यह तितली पहली बार देखने को मिली है और क्या नाम है? लाइलक सिल्वर लाइन। और आप इधर चित्र में इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उदयपुर में प्रवासरत इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन व नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर के एस गोपी सुंदर ने बताया कि प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन की पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति किट्टूर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शोधार्थी उत्कर्ष प्रजापति ने दक्षिणी राजस्थान के कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्लॉथ बियर की परिस्थितिकी पर अपने शोध के दौरान दुर्लभ लाइलक सिल्वर लाइन तितली की खोज की। तो एक तरीके से यह जो तितली है वो राजस्थान में और मेवाड़ में नहीं, राजस्थान में पहली बार देखने को मिली है, विलुप्त प्राय तितली है। और शोध किस पे हो रहा था दोस्तों? स्लॉथ बियर पर, भालू की प्रजाति है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्लॉथ बियर का वैज्ञानिक नाम याद रखना हो तो वो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, नाम है मेलर्सस अर्सिनस। तो फ्रेंड्स, लाइलक सिल्वर लाइन तितली के साथ साथ स्लॉथ बियर नामक भालू को भी याद रखें। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में पाया जाता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात वापस से करते हैं सिल्वर लाइन तितली की। तो दोस्तों यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की दूसरी अनुसूची में के तहत संरक्षित जीव है। फिर से बोल रहा हूं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची के तहत संरक्षित जीव है। और ये जो प्रजाति है अभी तो देखिए राजस्थान में देखने को मिल गई, लेकिन राजस्थान के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश
पंजाब, मध्य प्रदेश और भारत के उत्तरी राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी बहुत कम संख्या में देखने को या बहुत कम संख्या में मिलती है या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, साथ साथ राजस्थान के अलावा इन राज्यों के और पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र को भी याद रखें। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि राजस्थान में पहली बार यह देखिए मतलब तितली की यह प्रजाति लाइलैक सिल्वर लाइन देखने को मिली है। फ्रेंड्स, अब अपने आते हैं इंडियन करंट अफेयर्स के सेगमेंट पर और उसमें अपना पहला टॉपिक है सहयोग कैजिन। सहयोग कैजिन, अच्छा सहयोग कैजिन क्या है? ये भारत और जापान का नौसेना अभ्यास है, मतलब नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। अपने आप में क्वेश्चन बनता है। देखिए, फैक्चुअल चीजें ज्यादा चलेगी क्योंकि समझने वाली कोई चीज है नहीं, तो चलिए याद करते हैं साथ साथ। तो ये कब संपन्न हुआ? 16 जनवरी 2020। 16 जनवरी 2020 को भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग कैजिन का 15वां संस्करण का आयोजन हुआ। तो दोस्तों याद रखना आपको, पहली बात तो सहयोग कैजिन क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और जापान के बीच में है, ठीक है। और कब संपन्न हुआ? 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ। इसका कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अभ्यास चेन्नई बंदरगाह तट से दूर बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, चेन्नई बंदरगाह, देखिए अगर आप भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिणी भारत जो त्रिकोणात्मक है उसके दो तटीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र पर चेन्नई बंदरगाह है और वहीं पर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वहां पर जो समुद्र है उसे क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो चेन्नई बंदरगाह तट से दूर, चेन्नई बंदरगाह कहां? पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है, उससे दूर बंगाल की खाड़ी में यह संपन्न हुआ। कब? 16 जनवरी 2020 को। अब बात करते हैं इसमें जो दो देशों ने भाग लिया है उनके कौन कौन से जहाजों ने भाग लिया है, क्योंकि जहाज के नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। जापान तटरक्षक बल का एक जहाज इकिगो इसमें शामिल हुआ। वहीं भारतीय तटरक्षक बलों के 4 जहाज शौर्य, वीरा, अभीक और C-432 इसमें शामिल हुए। शौर्य, वीरा, अभीक और C-432 इसमें शामिल हुए। और साथ साथ भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी और एक विमान ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कई बार पूछ लेते हैं भाई। तो प्रमुख उद्देश्य जो इस अभ्यास का है वो किसी भी आकस्मिक घटना के मामले में एक दूसरे का सहयोग करना और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करते हुए विशाल समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखना। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि चीन ने भारत को समुद्री क्षेत्र में घेरने की एक नीति बना रखी है और साथ साथ चीन का जापान के साथ भी जो दक्षिणी चीन सागर है उस क्षेत्र में विवाद चलता है। तो कहीं ना कहीं भारत और जापान जो पुराने मित्र रहे हुए हैं दोनों ही एक दूसरे का इस क्षेत्र में सहयोग करना चाहते हैं और इसी तहत जो ये सहयोग कैजिन जो है वो एक कदम मान सकते हो या एक तरीके का इस क्षेत्र में इनका सहयोग मान सकते हो, जिसके तहत यह अपनी विशाल समुद्री सीमाओं को एक दूसरे के सहयोग से सुरक्षित रखना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, सैन्य अभ्यासों के जब नाम आते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि भारत के केवल जापान के साथ ही नहीं अन्य देशों के साथ भी सैन्य अभ्यास चलते रहते हैं। तो यहाँ पर उनका डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे सैन्य अभ्यास हैं जो कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो अपने को याद रखने। सारे तो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ नाम जरूर रखना चाहता हूं और आप उन्हें सीधा सीधा याद कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ सैन्य अभ्यासों की। सबसे पहले वरुण,
तो दोस्तों वरुण जो है वो भारत और फ्रांस तथा शक्ति भी भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो वरुण शक्ति किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास है। जाइमैक्स और सहयोग कैजिन, अभी नाम अपने देखा ही है कि अपना टॉपिक ही सहयोग कैजिन चल रहा है। सहयोग कैजिन और जाइमैक्स भारत और जापान के बीच के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। लैमित्य भारत और सेशल्स के बीच का सैन्य अभ्यास है। नसीर अल बहर और अल नागा ये भारत और ओमान, खाड़ी देश है ओमान, भारत और ओमान के बीच के सैन्य अभ्यास है। हैंड इन हैंड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत और चीन के बीच का सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और हालांकि अभी तो अपना तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी हैंड इन हैंड को जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। भारत और चीन के बीच का सैन्य अभ्यास है ओसिंडिक्स, नाम से ही पता चल रहा है। ओसिंडिक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है। परबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान के बीच। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मैत्री भारत और थाईलैंड। अच्छा, अजय योद्धा और कोंकण ये दोनों ही भारत और यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड बोल सकते हैं अपने, ब्रिटेन बोल सकते हैं, के बीच का सैन्य अभ्यास है। और लास्ट में एक और रह गया डेजर्ट ईगल, जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों इन सैन्य अभ्यासों का केवल नाम से याद रखें और इनके बारे में सर्च करें और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी लेने का प्रयास करें। फ्रेंड्स थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं सहयोग कैजिन पर। देखिए फ्रेंड्स, इस अभ्यास से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री लुटेरों, देखिए सामरिक महत्व से इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे के जो विशाल समुद्री क्षेत्र है आपसी सहयोग से उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों, अच्छा समुद्री लुटेरे नाम आते ही दिमाग में सोमालिया नाम आ जाता है, अफ्रीकन कंट्री है, वहां के समुद्री लुटेरे भी कुख्यात हैं। तो इस अभ्यास से हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री लुटेरों विशेष रूप से सोमालियाई जो समुद्री डाकुओं से निपटने में भी आसानी रहेगी। और लास्ट में एक चीज और कि सहयोग कैजिन के अतिरिक्त भारत और जापान, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, भारत और जापान के बीच में सिन्यू मैत्री, एक ही नाम है दोस्तों ये, सिन्यू मैत्री, जाइमैक्स, धर्म गार्डियन और मालाबार जैसे संयुक्त अभ्यासों का आयोजन भी हो चुका है। तो ये भी याद रखें नाम, सिन्यू मैत्री, जाइमैक्स, धर्म गार्डियन और मालाबार। चलिए फ्रेंड्स, इंडियन करंट अफेयर्स के दूसरे टॉपिक पे आते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता ही है, किसको समर्पित है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत के एकीकरण में जिनका अभिन्न योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं को समर्पित करके गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है ये, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और कहां पर स्थित है? गुजरात में। और गुजरात में आपसे पूछ ले तो नर्मदा जिले में, नर्मदा बांध के निकट एक नदीय द्वीप है, वो नाम जरूर याद रखें दोस्तों, नर्मदा बांध के निकट एक नदीय द्वीप है, साधु बेट। क्या नाम है दोस्तों? साधु बेट। ये साधु बेट जो है एक नदीय द्वीप है और इस नदीय द्वीप पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। अगर नदीय द्वीपों की बात चलती है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी भारत में स्थित है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी में माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और साथ साथ एक खास बात और है उसकी कि उस पूरे द्वीप को जिला घोषित किया हुआ है, वो पूरा द्वीप एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो एकमात्र ऐसा द्वीप है जो पूरा का पूरा ही एक डिस्ट्रिक्ट है या जिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप या रिवर आइलैंड भी है, नदियों में पाए जाने वाले द्वीपों की बात कर रहे हैं दोस्तों अपने।
और भारत में ही दूसरा इंपॉर्टेंट नदीय द्वीप आपको याद रखना है, तो वो है साधु बेट। क्यों याद रखना है? क्योंकि यही वो द्वीप है जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अच्छा, हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन ने इसे 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट में शामिल किया है। अच्छा, सरकार ने इसकी सराहना की है, इस कदम की, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को उम्मीद है कि ये जो SCO के जितने भी देश इसमें सम्मिलित हैं उनमें कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से ये कदम बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मुख्यतः किसमें? SCO के जो सदस्य देश हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा दोस्तों आपको कि ये जो सरदार पटेल की प्रतिमा है, इसे सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन अक्टूबर 2018 में किया गया था। भारतीय सरकार ने भी SCO संघाई सहयोग संगठन के इस कदम की सराहना की है, और मैंने आपको बताया कि इससे हमें उम्मीद है कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, और खास तौर से संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के मध्य। अच्छा दोस्तों, अपने बार बार कह रहे हैं कि SCO की 8 वंडर लिस्ट, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें शामिल बाकी के 7 आश्चर्यों के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में वो भी पूछे जा सकते हैं। तो जो 8 आश्चर्य हैं SCO लिस्ट के, उसमें से एक तो आपको पता है हमारे भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होगी दोस्तों। बाकी के जो 7 हैं उनमें है चीन का डैमिंग शाही महल, रूस का गोल्डन रिंग शहर, कजाकिस्तान का तमगाली का पूरा तात्विक परिदृश्य, किर्गिस्तान की इशिक कुल झील लेक है ये, ताजिकिस्तान का नवरूज महल, उज्बेकिस्तान का पाई कलोन परिसर, और पाकिस्तान में लाहौर में मुगलों की विरासत। तो कुल ये 8 आश्चर्य हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। अच्छा, इससे हमें एक अंदाजा और हो गया कि SCO के 8 सदस्य देश हैं, और हर एक का कोई ना कोई एक जगह जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चर्चा अपने कर लेते हैं कि भाई संघाई सहयोग संगठन क्या है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन, या जिसे संघाई पैक्ट भी कहते हैं, यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है दोस्तों। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिफेंस से रिलेटेड गठबंधन है। अच्छा, यूरेशियन नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं एशिया और रशिया की बात हो रही है, क्योंकि रशिया का जो है बहुत बड़ा भाग कहाँ आता है? यूरोप में भी आता है, एशिया के साथ साथ। तो यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है, जिसके निर्माण की घोषणा कब की गई थी? 15 जून 2001 को संघाई चीन में की गई थी। और उस समय कितने देश इसमें शामिल थे, या किन किन देशों ने मिलकर यह घोषणा की थी? तो आप देख सकते हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के द्वारा यह घोषणा की गई थी संघाई चीन में 15 जून 2001 को। अच्छा दोस्तों, लेकिन औपचारिक रूप से, या मैं कहूं संघाई सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर जून 2002 को हुए थे, और ये पूरी तरीके से लागू 19 सितंबर 2003 को हुआ। देखिए, 15 जून 2001 को संघाई चीन में इसके निर्माण की घोषणा की। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे इस मीटिंग में, उन्होंने की, ठीक है। लेकिन औपचारिक रूप से इसके चार्टर पर हस्ताक्षर जून 2002 में हुए, और 19 सितंबर 2003 से यह लागू हुई। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इससे पहले ही बन चुका था। यह पहले संघाई 5 या संघाई 5 समूह के रूप में जाना जाता था, और इसकी स्थापना हुई थी संघाई 5 के रूप में 26 अप्रैल 1996 को। कब हुई थी दोस्तों? 26 अप्रैल 1996 को। अच्छा, उसमें 5 देश शामिल थे। तो दोस्तों, उज्बेकिस्तान को आप हटा दो, जो 6 देशों ने घोषणा की थी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, उसमें से उज्बेकिस्तान को हटा दो, बाकी कौन बचे?
चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान। तो यही वो 5 देश हैं जिन्होंने संघाई 5 नाम से ग्रुप बनाया हुआ था। कब? 26 अप्रैल 1996 को। और उसके बाद इन्होंने इसके विस्तार पर ध्यान दिया। बाद में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ और 15 जून 2001 को यह संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान से सुनना, 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में, मतलब इस ग्रुप के शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गए। तो सीधा सीधा सा भारत का संबंध है इस लाइन से, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि भारत एससीओ का एक तरीके से पूर्ण सदस्य कब बना? 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में इस संगठन के शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गई। तो आई होप आपको ये चीजें याद रहेगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स की, और उसमें अपना पहला ही टॉपिक है 2020 की अमेरिकी जनगणना में सिख समुदाय को अलग जातीय समूह के रूप में गिना जाएगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सिख समुदाय का जो संबंध है हमारे भारत से है, तो हमारे लिए भी यह एक सम्मान का विषय है कि भाई सिख समुदाय को अमेरिका में अब एक तरीके से एक अलग जातीय समूह के रूप में विशिष्ट पहचान मिल चुकी है। इवन वहां जो जनगणना होगी वहां पर भी उन्हें एक अलग जातीय समूह के रूप में गिना जाएगा। अच्छा दोस्तों, थोड़े से फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, समझने लायक कोई ज्यादा खास बात है नहीं। देखिए, अमेरिका में रहने वाले सिखों की संख्या कितनी है? लगभग 10 लाख। अच्छा, वहां पर इन्होंने अपना एक अलग रूप, संस्कृति, भाषा, भोजन और इतिहास को मेंटेन किया है। देखिए, बहुत ही पुराने समय से वहां सिखों का एक तरीके से भारत से या अन्य कहीं और से भी आगमन शुरू हो गया था। वहां पर उन्होंने निवास किया, उस देश को अपना देश माना, लेकिन एक अपनी संस्कृति, भाषा, भोजन और अपने इतिहास को बनाए रखा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सिख समुदाय जो है वो यूएस की जनगणना में प्रतिनिधित्व के अपने उचित मानदंडों को पूरा करता है। अच्छा दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? देखिए, सिख समुदाय को जातीय समूह के रूप में जनगणना में अलग से जोड़ने से उनके खिलाफ समुदाय विशेष के खिलाफ जो घृणा होती है, समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा के कारण जो अपराध हो जाते हैं। देखिए, समाज का बहुत ही छोटा तबका होता है जिसकी ये छोटी मानसिकता होती है कि वो एक दूसरे समुदाय विशेष को केवल इस वजह से अटैक करते हैं कि वो किसी विशेष समुदाय के लोग हैं। तो अपराधों की संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपराध ऐसे होते हैं, भले ही कम संख्या में हो। तो जो ऐसे अपराध सिखों के खिलाफ होते हैं अमेरिका में, उन अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान रहेगा और कहीं ना कहीं इस कदम से इन अपराधों को रोकने में भी सहायता मिलेगी। और यह जो वहां का सिख समुदाय है उसकी बहुत ही पुराने समय से ये मांग भी रही थी और अब ये पूरी हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल अफेयर्स सेगमेंट के दूसरे टॉपिक पे आते हैं और अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक है ये चीन का फास्ट टेलीस्कोप। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखते हैं क्या है। यह है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। दोस्तों, सितंबर 2020 से यह जो फास्ट है 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में स्थापित किया है चीन ने इसे, और यह सितंबर 2020 से एलियन संकेतों की खोज का कार्य शुरू करेगा। अच्छा दोस्तों, एक तो सितंबर 2020 में ये कार्य करना शुरू करेगा, एक तो ये चीज याद रखें, एलियन संकेतों की खोज करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, 500 मीटर अपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखें, फास्ट टेलीस्कोप। अब अच्छा, एक चीज और, जनवरी 2020 में चर्चा में क्यों है ये टेलीस्कोप? जनवरी 2020 में चीन द्वारा इस टेलीस्कोप की पहली तस्वीर विश्व के लिए सार्वजनिक की गई। दोस्तों, इस टेलीस्कोप
की स्थापना कहाँ है, किस देश ने बनाया? चीन ने। चलो ये तो पता लग गया अपने को, लेकिन अब अपने को ये अभी चीन में कहाँ पर है ये स्थित, तो याद कीजिएगा, इस टेलीस्कोप को चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के पिंगटोंग काउंटी में स्थापित किया गया है। यहाँ पर स्थापित किया गया है चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइझोउ के पिंगटोंग काउंटी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। गुइझोउ और पिंगटोंग काउंटी, ये भी याद रखें। यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। दुनिया का सबसे बड़ा एवं संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है और इसीलिए इसे आई ऑफ हेवन भी कहा जाता है, स्वर्ग की आंख। हालांकि स्वर्ग की आंख तो मैंने ऐसे बोल दिया, आई ऑफ हेवन ही नाम ध्यान रखें आप, स्वर्ग की आंख नाम ध्यान रखें, क्या बोलना है इसे, आई ऑफ हेवन। अच्छा दोस्तों, यह ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन खोजने में मदद करने के अलावा, जैसा मैंने बोला था अभी एलियन संकेतों की खोज, तो बेसिक मेन काम तो इसका यही है कि ये एलियन संकेतों को खोजेगा, लेकिन इसके अलावा भी यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करेगा और डेटा कलेक्शन करेगा। और घटनाएं कैसी, जैसे ब्लैक होल हमेशा से बहुत समय से वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री का विषय रहा है, ये गैस क्लाउड और जो अपनी आकाशगंगा या अपनी धरती या अपनी आकाशगंगा से दूरस्थ स्थित आकाशगंगाएं हैं, उनसे या उनकी जानकारी एकत्रित करेगा, उनसे डेटा कलेक्शन करेगा, उनसे किसी प्रकार के संकेत या किसी प्रकार का डेटा ये कलेक्ट कर सकता है, वो डेटा कलेक्शन करेगा, जिससे ब्रह्मांड के बहुत सारे भेदों को खोलने में हेल्प मिलेगी। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो पता होगा ना कि अपनी धरती जिस सौर मंडल में स्थित है, वो सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी या दुग्ध मेखला आकाशगंगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि गुइझोउ प्रांत में है, दक्षिण पश्चिमी प्रांत है, उसके पिंगटोंग काउंटी में चीन में अवस्थित है, ये स्थित है, बनाया गया है। अच्छा दोस्तों, इस टेलीस्कोप का व्यास आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस टेलीस्कोप को। इस टेलीस्कोप का व्यास लगभग 500 मीटर का है, किंतु यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक निश्चित समय पर रिसीवर पर 300 मीटर व्यास वाले क्षेत्र को ही केंद्रित कर सकता है। तो ये कितने व्यास वाले क्षेत्र को केंद्रित कर सकता है, 300 मीटर, और इस टेलीस्कोप का लगभग संपूर्ण व्यास कितना है, 500 मीटर का। डायमीटर कितना है 500 मीटर का। अच्छा, पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद, हालांकि पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, इसकी तस्वीरें जारी की जा चुकी है, तो पूर्ण रूप से तैयार होने के पश्चात यह प्योर्टो रिको में जो अर्सीबो वेधशाला, अर्सीबो ऑब्जर्वेटरी है, उसके द्वारा कवर किए गए आकाशीय क्षेत्र को 2 बार स्कैन करने में सक्षम होगा, जो कि दुनिया में सबसे बड़े सिंगल अपर्चर रेडियो टेलीस्कोप के लिए एक तरह का रिकॉर्ड है। अच्छा दोस्तों, ये पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, तो दुनिया का सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में यही जाना जाएगा। लेकिन इससे पहले जो टेलीस्कोप दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप के रूप में जाना जाता था, वो प्योर्टो रिको में अर्सीबो ऑब्जर्वेटरी, अर्सीबो वेधशाला थी। तो अब किसको माना जाएगा, चीन का फास्ट टेलीस्कोप। अच्छा दोस्तों, इसका उल्लेख हालांकि 1994 में ही मिलता है। चीन सरकार 1994 में ही इसको बनाने की योजना बनाने लगी थी, लेकिन वास्तविक मंजूरी इसे 2007 में मिली और अब जाकर ये पूर्ण हुआ है और जनवरी 2020 में इसकी तस्वीरें जारी कर दी गई है, इसके द्वारा ली गई तस्वीरें, और सितंबर 2020 से यह एलियन संकेतों पर अपना कार्य शुरू कर देगा। यह टेलीस्कोप 36 फीट लंबाई के त्रिकोणीय आकार के 45,000 पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि एक डिश पैनल, आपको दिख रहा है भाई, डिश जैसी संरचना ही है, डिश पैनल जैसी संरचना बनाते हैं। यह एक 33 टन का, देखिए इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा इसकी विशालता का, यह एक 33 टन का रेटिना उपकरण है, जिसे 460 से 525 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। अच्छा, एक बात और,
ये जो टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ इनके पीडीएफ आपको उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस पीडीएफ उपलब्ध होने में हफ्ता या 2 हफ्ते लगेंगे। पहले आप वीडियोस देखें और पीडीएफ उसके बाद आने शुरू हो जाएंगे। हमने एक टारगेट रखा हुआ है, हमको लगेगा कि वीडियोस इस लेवल पर व्यू हो चुके हैं तो उसके बाद हम जो पीडीएफ है वो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। अच्छा, पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए या पीडीएफ आप कैसे लेंगे उसके लिए आपको मैं बता देता हूं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हमारा स्टडीग्राम कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, आप जो नंबर आते हैं व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो की शुरुआत में, उस पर मैसेज करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, ठीक है। चाहे आप रिजवान सर को मैसेज कर दो, वो आपको ऐड कर देंगे। आशीष सर को मैसेज कर दो, वो आपको ऐड कर देंगे। या आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं आपको अपने नंबर दे देता हूँ। मेरे नंबर है 9929786743। तो आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर लीजिए 9929786743 और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और हफ्ते 2 हफ्ते में आपको जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं, जीके के भी बात कर रहा हूं मैं, स्टैटिक जीके की भी बात कर रहा हूं, उनके पीडीएफ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होगी। तो देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करे बिना नहीं जाइएगा। और एक बात और, आपको वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी है, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया है, मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, या आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं जो आपके लिए हेल्पफुल है आगे आने वाले वीडियोस में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में जरूर लिखें इस बात को। कोई अच्छी बात लगी है वो लिखें, कोई गलती हो गई है तो वो लिखें, कोई आपका सुझाव है तो वो लिखें, कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो वो लिखें। लेकिन कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट भी जरूर छोड़ें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो एक तरीके से आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर अब तक आपने खुद ने ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपके पास हाथों हाथ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लास्ट में, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूं, कोरोना संकट का समय है दोस्तों, बिना किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें, खुद की सेफ्टी रखें, अपने परिवार की सेफ्टी रखें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।